हेलो एस्पायरेंट, 30 कदम सीरीज़ के इम्पॉर्टेंट इस सीरीज़ के हम 30 टॉपिक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डील करने वाले हैं जो कि रिलेटेड रहेगा ज्योग्राफी के कंप्लीट सिलेबस से रिलेटेड, है ना। तो कंप्लीट सिलेबस में आपका जिसमें हम फिजिकल, ह्यूमन ज्योग्राफी एज वेल एज इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया सारे टॉपिक को से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको डील करने वाले हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है आपका स्टेटमेंट और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें कथन बोल रहा है आपको कि दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। द यमुना रिवर बिकम्स डेड फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर्स बिटवीन दिल्ली एंड आगरा। और जिसका रीज़न बोल रहा है कि यमुना इज़ अ कंटिन्यूस चैनल रिवर। कारण बोल रहा है यमुना असतत वाहिनी नदी है। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि जो कथन दे रहा है ये तो सही है, जिसमें कुछ जगह पे आपके दिल्ली और आगरा के मध्य जो यमुना नदी है वो मृत हो जाती है। कहने का मतलब है कि काफ़ी कुछ हिस्सों में वो थोड़ी सूख जाती है, उसका जो जल है का जो स्तर है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट देख रहे हैं कि ये सही है, जबकि जो रीज़न है वो उसको सही तरीके से व्याख्या नहीं कर रहा है। जिसमें कूट में भी हमें यही चुनना है कि ए और आर मतलब असर्शन और रीज़न, कथन और कारण दोनों सही है तथा आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। बी बोल रहा है कि ए और आर दोनों सही है परंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सी बोल रहा है ए सही है और आर गलत है, और डी बोल रहा है ए गलत है और आर सही है। तो कि जैसा कि हमने देखा कि आपका ए सही हो जा रहा है, जो कथन है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है और जो कारण है वो पूरी तरीके से ही गलत है, असत्य है, जिस कारण से आपका ऑप्शन सी जो हो जा रहा है वो आपका करेक्ट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, जिसमें बोल रहा है आपको दूध गंगा रिवर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो दूध गंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है, बेसिकली कहाँ पर ये फ्लो हो रही है, कहाँ पर प्रवाहित हो रही है। जिसमें आपको ऑप्शन में दिख रहा है आपको ए में जम्मू और कश्मीर, बी में हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड और डी वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल कहा जा रहा है। तो ये आपका जो दूध नदी है ये आपका जम्मू और कश्मीर में प्रवाहित होती है। कुछ छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी आपको दिख रहा है, जिसमें बता रहा है कि जम्मू कश्मीर राज्य में बहती है, साथ ही साथ ये झेलम नदी में मिलती है। तो झेलम नदी की एक सहायक नदी है और इम्पॉर्टेंट क्यों हो जा रही है, क्योंकि झेलम नदी में आने वाली जो बाढ़ का है इसका प्रमुख कारण जो होती है ये आपकी दूध नदी हो रही है, दूध गंगा नदी हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस में हमने जहाँ पर एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है वो उसका आपको एक्सप्लेनेशन भी दिखेगा, आप वीडियो को पॉज करके एक्सप्लेनेशंस को रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, जिसमें पूछ रहा है विच रिवर फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है। तो जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ अगर कोई सा प्राकृतिक अगर कोई इस प्रकार से विभाजक कोई नदी पहाड़ अगर हैं तो उनको उनकी जानकारी होना ज़रूरी है और उससे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भारत और नेपाल के बीच पूछ रहा है, और क्योंकि ये सारे जो प्राकृतिक विभाजक हैं उनसे संबंधित कुछ विवाद भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको ये पता रहे कि इनकी अवस्थिति, इनकी लोकेशन कहाँ पर है, तो अगर कुछ डिस्प्यूट रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनता है तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर रिवर को पूछ रहा है जो इंडिया और नेपाल के बीच में है, जिसमें ऑप्शन में आपको सरयू, बी में रामगंगा, सी में काली नदी और डी में पिंडार नदी की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आपका जो भारत और नेपाल के बीच बन रही है वो है काली नदी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी व्याख्या दिया हुआ है, आप इसको एक बार पढ़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जैसे पूछ रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का, सत्य कथन का हमको चयन करना है। जिसमें पहला बोल रहा है कि द हाईएस्ट पीक ऑफ द ट्रांस हिमालय इज गॉडविन ऑस्टिन। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है द लेसर हिमालय रेंज इज ऑल्सो कॉल्ड द महाभारत रेंज। ये भी ठीक है, लघु हिमालय जो श्रेणी को महाभारत श्रेणी भी कहा जाता है। और तीसरा बोल रहा है धौलाधर रेंज इज लोकेटेड इन नेपाल। धौलाधर जो श्रेणी है वो नेपाल में स्थित है, ये गलत हो जा रहा है। धौलाधर जो श्रेणी है वो हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर आपका थर्ड गलत हो जा रहा है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट चुनना था। कोड के अकॉर्डिंगली ऑप्शन ए में बोल रहा है केवल 1 और 2, जो कि बिल्कुल सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, जिसमें लिस्ट दिया हुआ है। पहले लिस्ट में आपको दिया हुआ है टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ हिमालय, हिमालय के प्रादेशिक विभाजन। ये विभाजन सिडनी बुरार्ड नामक जो जियोलॉजिस्ट है उनके द्वारा किया गया हुआ है, और जिसमें उन्होंने हिमालय को पश्चिम से पूर्व तरफ तो नदियों के आधार पर, मतलब नदियों को उन्होंने एक बाउंड्री मानते हुए उसको डिवाइड किया हुआ है। जिसमें पहला जो हो जा रहा है वो आपका पंजाब हिमालय हो जा रहा है, दूसरा फिर आपको कुमाऊं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा असम हिमालय है। तो बिल्कुल अब ये
किस इनसे जो संबंधित जो नदियां हैं उस पर उसको हमको मिलान करना है, मैचिंग करना है। जिसमें पंजाब जो हिमालय है वो आपका जो हो जाएगा वो हो जा रहा है इंडस से सतलज तक का, तो ए का 1 हो जाना ठीक रहेगा, हम है ना। दूसरा जो आप देखेंगे कुमाऊं हिमालय, ये कुमाऊं हिमालय हो जा रहा है आपका सतलज से काली नदी तक, ठीक। अगला जो नेपाल हिमालय का जो विस्तार है, जो एक्सटेंशन है, वो काली नदी से तीस्ता तक है ना, सिक्किम में। और चौथा जो आपको दिख रहा है असम हिमालय, वो जा रहा है तीस्ता से दिहांग ब्रह्मपुत्र तरफ। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि A1, B4, C3 और D2, A1, B4, C3 एंड D2 ऑप्शन ए में हमें दिख रहा है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 बोला है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज दी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को हमको चयन करना है। जिसमें पहला बोल रहा है आपका द काराकोरम रेंज इज कॉल्ड दी बैकबोन ऑफ हाई एशिया, काराकोरम श्रेणी का उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। दूसरा बोल रहा है धौलाधर इज कंसिडर टू बी द स्टीपेस्ट पीक इन दी वर्ल्ड। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो पहला है ये तो ठीक है ना। दूसरा बोल रहा है कि अगर विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली जो चोटी है ना, तो वो आपका धौलाधर को माना जाता है। यहाँ पर ये गलत हो जा रहा है, ये राकापोसी जो पर्वत है उसकी जो उसे हम स्टीपेस्ट पीक कंसिडर करते हैं इन दी वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है ट्रांस हिमालय इज कॉल्ड दी ऑल्सो कॉल्ड दी नेपाल हिमालय, तो ये भी आपका गलत हो जा रहा है। ट्रांस हिमालय को नेपाल हिमालय नहीं कहा जाता, इसे उसी कुछ क्षेत्र को तिब्बत हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर आपको सही स्टेटमेंट बोला था, तो यहाँ पर आपका कूट के आधार पर पहला जो ऑप्शन दिख रहा है इसमें केवल एक बोल रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी कूट में अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन दिख रहा है। बी में केवल 1 और 2, सी में केवल 1 और 3 और डी में उपरोक्त सभी बोल रहा है। यहाँ पर हम पाएंगे कि पहला वाला बस स्टेटमेंट हमारा सही है, तो और सही को ही पूछा जा रहा था। तो यहाँ पर आपसे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 जिसमें पूछ रहा है कंसिडर दी पेनिनसुलर लैंडमास, प्रायद्वीपीय भूखंड पर विचार करें। जिसमें बोल रहा है पहला कि इट इज़ दी ओल्डेस्ट, ये सबसे प्राचीन है, बिल्कुल ठीक। सेकंड बोल रहा है इट इज़ द रिजल्ट ऑफ कोलिजन ऑफ अरावली सिंहभूम एंड धारवाड़, अरावली सिंहभूम और धारवाड़ के टकराने का परिणाम है, ठीक है। तीसरा बोल रहा है इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ यूरेशियन, यह यूरेशियन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो ये भी ठीक है, ये किसका हिस्सा था आपका गोंडवाना का। प्रश्न जो है ट्रू स्टेटमेंट्स पूछ रहा है, तो तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ऑल आर ट्रू, सभी सत्य हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 जिसमें पूछ रहा है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, कथनों पर वापस से ध्यान देना है। और इसमें प्रश्न क्या बोल रहा है कि मोस्ट रेनफॉल इन इंडिया ऑकर्स, ज़्यादातर सर्वाधिक भारत में वर्षा जो होती है वो कहाँ कहाँ पर किस तरीके से हो रही है, ऐसा बोल रहा है। पहला जो बोल रहा है वो बोल रहा है ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट के पूर्वी तरफ। तो यहाँ पर अधिक वर्षा वाला क्षेत्र नहीं होता है, अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है पश्चिमी घाट का वो उसका पश्चिमी हिस्सा ही है, तो पहला तो गलत हो जा रहा है। दूसरा बोल रहा है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, उत्तर पूर्वी जो भारत है वाला क्षेत्र, तो ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सर्वाधिक मतलब काफ़ी वर्षा होती है, तो बिल्कुल सेकेंड स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट गलत हो जा रहा है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला गलत दूसरा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 द हिल ऑफ जाफू इज लोकेटेड इन, जाफू की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। ऑप्शन में दिख रहा है आपको नागालैंड, बी मणिपुर, सी अरुणाचल प्रदेश और डी बोल रहा है असम। तो जो जाफू की पहाड़ियाँ है, जाफू की पहाड़ियाँ ये आपका नागालैंड में है, ये करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 10 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गारो हिल्स रिसीव द मैक्सिमम रेनफॉल। निम्न कथन पर विचार करें, जिससे पहला कथन बोल रहा है सर्वाधिक वर्षा गारो पर्वत पर होती है, तो यह आपके मेघालय का जो पठार है उसमें 3 प्रमुख पहाड़ियाँ है, जयंतिया, गारो और खासी। अब उसमें से भी सब सर्वाधिक कहाँ पर होती है, उसके आधार पर प्रश्न का पहला जो आपको स्टेटमेंट दिख रहा है इसमें ये गारो हिल्स की बात कर रहा है, ये गलत है, ये आपका होता है जो होती है खासी हिल में, ठीक है। सेकेंड बोल रहा है मौसिनराम इज सिचुएटेड ऑन गारो हिल्स, गारो पर्वत पर ही मौसिनराम स्थित है। और तीसरा बोल रहा है मौसिनराम इज सिचुएटेड ऑन दी वेस्ट ऑफ चेरापूंजी, जो मौसिनराम है चेरापूंजी के पश्चिम में है, जिसमें आपको सत्य कथन को चुनना है, जिसमें आपको 1, 2 और 3 और चौथा स्टेटमेंट, चौथा जो ऑप्शन है वो बोल रहा है सभी सत्य हैं, तो सभी सत्य तो बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर आपका केवल तीसरा वाला सही है, दूसरा वाला भी आपका गलत हो जा रहा है कि मौसिनराम गारो हिल्स में ना होकर के कहाँ पर हो जा रहा है आपका, जैसे मैंने बात की कि खासी हिल्स।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11। क्वेश्चन से 11 भी मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, जिसमें आपको गंगा रिवर ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड कुछ आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं। गंगा नदी अपवाह तंत्र पर निम्न कथन पर ध्यान देना है हमें। पहला बोला इट इज़ दी लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, कि जो गंगा नदी है ये भारत की सबसे लंबी नदी है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है इट मीट्स इट्स लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी एट प्रयागराज, तो यह प्रयागराज में अपनी सबसे लंबी सहायक नदी से मिलती है। इसकी सबसे लंबी सहायक नदी आपकी यमुना नदी हो जा रही है। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है छत्तीसगढ़ इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द गंगा ड्रेनेज सिस्टम, छत्तीसगढ़ भी गंगा अफवाह तंत्र में शामिल है। तो ये भी हम पाते हैं कि गंगा नदी जो है गंगा नदी का जो अफवाह तंत्र है उसमें छत्तीसगढ़ की कुछ नदियाँ इनडायरेक्ट वे पे है ना सोन नदी से मिलते हुए, और सोन नदी आपकी गंगा नदी की सहायक नदी है। तो इस प्रकार से गंगा अफवाह तंत्र में छत्तीसगढ़ भी शामिल हमको देखते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट हमको चुनना है जिसमें आपका ऑप्शन ए बोल रहा है क्या केवल पहला सही है, ऑप्शन बी में 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी में बोल रहा है 1 2 3 तीनों सही है, और ऑप्शन डी बोल रहा है नन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई सा सही नहीं है। हम पा रहे हैं कि यहाँ पर आपके तीनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 जिसमें पूछ रहा है कंसिडर द इंडियन ओशन डायपोल। इंडियन ओशन डायपोल पर विचार करें, जिसमें पहला बोल रहा है इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ द इंडियन ओशन, यह हिंद महासागर की घटना है। दूसरा बोला है इट इटसेल्फ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पैसिफिक ओशन, यह स्वयं प्रशांत महासागर से प्रभावित होता है। और तीसरा बोल रहा है पॉजिटिव आईओडी ब्रिंग्स बेटर मानसून फॉर इंडिया, सकारात्मक आईओडी भारत हेतु बेहतर मानसून लाते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए कि असत्य कथन को चुनना है, जिसमें आपको बोल रहा है पहला असत्य है, ऑप्शन बी में बोल रहा है दूसरा असत्य है, ऑप्शन सी बोल रहा है तीसरा असत्य या गलत है, ऑप्शन डी बोल रहा है ऑल आर टू कि तीनों आपके सही हैं। तो यहाँ पर आप पा रहे हैं कि जो तीनों दिया हुआ है आईओडी के बारे में वो सही है ना, कि ये हिंद महासागर की घटना है और ये स्वयं प्रशांत महासागर से इन्फ्लुएंस होती है, प्रभावित होती है, और पॉजिटिव आईओडी रहेगा तो भारत में जो मानसून की स्थिति रहेगी वो बेहतर रहती है। ठीक है, तो सकारात्मक आईओडी भारत हेतु बेहतर मानसून लाता है, ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पर सही है आईओडी को लेकर के। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो भी क्लाइमेट से रिलेटेड लिया गया है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज, भारत की जलवायु, तो भारत की जलवायु कैसी हो जो हम क्लासीफाई कर रहे हैं, तो अगर पूरे वर्ल्ड की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस को लेकर के, तो जो भारत की जो जलवायु है उसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए बोल रहा है इट इज़ ट्रॉपिकल मानसून टाइप, उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार। बी में बोल रहा है आपको सब ट्रॉपिकल मानसून टाइप, उप उष्णकटिबंधीय मानसून की प्रकार। सी ऑप्शन बोल रहा है पोलर टाइप, ध्रुवीय प्रकार, और डी बोल रहा है सब पोलर टाइप, उप ध्रुवीय प्रकार। तो यहाँ पर जो भारत की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, भारत का जो जलवायु है वो ट्रॉपिकल मानसून टाइप की क्लाइमेट है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईजी है, डायरेक्टली जब भी आप क्लाइमेट को स्टडी करेंगे तो आप स्टार्टिंग के ही एक्सप्लेनेशन में आप पाएंगे कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है इट इज़ ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 जिसमें पूछ रहा है अरेंज द फॉलोइंग रिवर ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन पीरियड, निम्न नदियों का निर्माण काल के आधार पर व्यवस्थित करें, जिसको आपको दिया है नर्मदा, महानदी और गंगा की बात कर रहा है। तो आप पाएंगे कि सबसे जो पहले हो जा रही है फॉर्मेशन के आधार पर आपको जनरली इसको अरेंज करना है। तो आप पाएंगे गंगा, फिर महानदी और फिर नर्मदा। तो यहाँ पर 3 2 देन 1, मतलब पहले गंगा, महानदी और फिर नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 जिसमें पूछ रहा है फ्यूचर ऑफ द लेक्स सिचुएटेड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज इन डेंजर बिकॉज ऑफ, तो पूर्वी तटीय मैदान में स्थित झीलों का भविष्य संकट में है, इसका क्या कारण है, ऐसा पूछ रहा है। जिसमें पहला बोल रहा है आपको टाइड ऑफ द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी की ज्वार के कारण। दूसरा बोला है स्टॉर्म्स इन द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में आने वाले तूफानों के कारण। तीसरा बोला है सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द पेनिनसुलर रिवर, प्रायद्वीपीय नदियों के कारण लाए गए अवसादों के कारण। और डी बोल रहा है नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप पाएंगे कि जो पूर्वी तटीय मैदान है वहाँ पर जो झीलें हैं उनका भविष्य खतरे में है, संकट में है। होने का कारण क्या हो जा रहा है, तो होने का कारण बिल्कुल आप पाएंगे कि जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं उनके द्वारा जो लाया जा रहा है अवसाद है, उसके कारण जो झीलें हैं वो धीरे धीरे उनका क्षेत्रफल कम हो रहा है और वो नष्ट होती हुई दिख रही है हमको। तो सेडिमेंट्स ब्रॉट बाई पेनिनसुलर रिवर विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 15। तो ऐसे इस प्रकार से अगर कोई सा रीजन है, कोई फिजिकल
एरिया है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर उसका कुछ एग्जिस्टेंस अगर ऐसा कुछ डेंजर में है तो वो क्या उसका कारण है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 जिसमें पूछ रहा है करेवा सॉइल इज फाउंड इन, करेवा मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर आपको जैसे हम जानते हैं कि हाँ ये कश्मीर क्षेत्र में पाई जाने वाली एक मृदा है जो जिसमें आपका केसर का उत्पादन किया जाता है। अब ये कहाँ पर है ऐसा पूछा है, जिसमें आपको ऑप्शन जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल, पीर पंजाल के उत्तर की ओर। बी में आपको नॉर्थ ऑफ धौलाधर, धौलाधर के उत्तर की ओर। सी में साउथ ऑफ पीर पंजाल, पीर पंजाल के दक्षिण की ओर। डी बोल रहा है साउथ ऑफ धौलाधर, धौलाधर के दक्षिण की ओर। तो ये तो बिल्कुल ये धौलाधर के जो क्षेत्र है वो आपका वहाँ पर बिल्कुल नहीं पाई जाती क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र जा रहा है, तो बिल्कुल इसका पीर पंजाल होना चाहिए। लेकिन अब उत्तर या दक्षिण में, तो यहाँ पर जो करेवा क्षेत्र है वो आपका पीर पंजाल के उत्तरी क्षेत्र में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 जिसमें आपको कर्नाटक के पठार के बारे में विचार करने बोल रहा है। कंसिडर द प्लेट्यू ऑफ कर्नाटका। पहला बोल रहा है इट इज़ डिवाइडेड इनटू मलनाद एंड मदान, इसे मलनाद एवं मदान के बांटा गया है। सेकंड बोल रहा है द नदर्न पार्ट इज मदान एंड सदर्न पार्ट इज मलनाद, उत्तरी भाग मदान है मलनाद है। तो यहाँ पर आपका पहला जो है वो तो ठीक है कि आपका इसे मलनाद और मदान के में बांटा गया है, जिसमें जो उत्तरी वाला जो क्षेत्र है वो मलनाद कहलाता है और दक्षिणी वाला जो भाग है वो मदान कहला रहा है। तो यहाँ पर सेकंड गलत हो जा रहा है। तीसरा आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, द मदान की प्रमुख नदी कृष्णा तथा मलनाद की कावेरी, द मेन रिवर ऑफ मदान इज कृष्णा एंड डेट ऑफ मलनाद इज कावेरी। ये भी उल्टा कर दे रहा है, मदान की जो प्रमुख नदी हो जा रही है वो कावेरी हो जा रही है और मलनाद की क्या हो जा रही है, कृष्णा। तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जा रहा है ना। तो यहाँ पर आप आएंगे, अब ये तो हो गया, पूछ रहा है असत्य कथन कौन सा है ना, ध्यान रखेंगे असत्य कथन को पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपका पहला असत्य था क्या, नहीं पहला तो सत्य था। असत्य कौन कौन से हैं, 2 और 3, जो कि हमको ऑप्शन सी में दिख रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में आते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो अलग अलग जो नए क्वेश्चन हैं आपके, और ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आने की संभावना है। जिसमें आपको अगला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण है, और इसमें आपको काल पर आधारित प्रश्न दिख रहा है कि ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और आउटर हिमालय के को कब इनका फॉर्मेशन हुआ, कब इनका निर्माण हुआ। जिसमें आपको देखिए, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ट्रांस महान हिमालय, लघु हिमालय और बा हिमालय के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पर आपको कुछ एरा दिख रहा है, जिसमें आपको जो ट्रांस हिमालय है वो क्रिटेशियस काल का है, ठीक है। ग्रेट हिमालय जो है वो ओलिगोसीन समय का है, लेसर हिमालय जो आपका मियोसीन का है, और आउटर हिमालय आपका प्लियोसीन का है, ठीक है। तो लेटेस्ट आपका जनरली आउटर हिमालय हो जा रहा है। इस प्रकार से चीज़ों को याद रखते हुए उनका जो टेक्निकल नेम है उसको ध्यान में रखेंगे। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, मैचिंग में। कंसिडर अबाउट लक्षद्वीप, लक्षद्वीप पर विचार करना है हमें, जिसमें पहला बोल रहा है हियर इज पिट्टी आइलैंड, यहाँ पिट्टी आइलैंड है। और जो सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है पिट्टी आइलैंड इज कॉल्ड दी पैराडाइज ऑफ बर्ड। और तीसरा बोल रहा है कि जो सेकंड बोल रहा है पिट्टी आइलैंड पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। और तीसरा बोल रहा है वासिम अली इज द बर्ड मैन ऑफ इंडिया, कि जो वासिम अली जी जो हैं भारत के पक्षी पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे कि जो पहला और दूसरा है पिट्टी आइलैंड के बारे में ये सही कह रहा है कि लक्षद्वीप जो है आइलैंड में ही पिट्टी आइलैंड एक आइलैंड है, और पिट्टी आइलैंड को ही पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पर वासिम अली जी को पक्षी पुरुष ना कह करके सलीम अली जी को कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत हो जा रहा है। गलत स्टेटमेंट को ही फॉल्स स्टेटमेंट को ही आपसे पूछा जा रहा है कि असत्य कथन कौन सा है। तो हम पा रहे हैं कि तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है वही असत्य है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 जिसमें अरेंज करने बोल रहा है नॉर्थ से साउथ तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ किनको, तो यहाँ पर कुछ ऐसे आपकी पहाड़ियाँ हैं, है ना। तो पहाड़ी में कौन कौन सी पहाड़ी को लिया गया है, जिसमें आपको नीलगिरी, अन्नामलाई, पालघाट, कार्डमम, सैनकोट्टा और नागरकोइल। तो ये बिल्कुल आपके दक्षिण भारत में स्थित जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, जो दर्रे हैं, उनके बारे में पूछ रहा है और उनको अरेंज करने बोला है उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। इसमें उत्तर तरफ आ जाएगा आपका नीलगिरी, ठीक है। फिर नीलगिरी के बाद आपको नीचे आ पाएंगे तो वो पड़ेगा आपका पालघाट, है ना। तो 1 3 ओके। फिर उसके बाद आप आ जाएंगे तो वो हो जाएगा आपका अन्नामलाई, तो आपका 2 1 3 2। फिर उसके नीचे आप आएंगे तो वो हो जाएगा आपका
कार्डमम, फिर सैनकोट्टा और फिर आपका नागरकोइल। कार्डमम, सैनकोट्टा और नागरकोइल। तो इस तरीके से अरेंजमेंट में आप देखेंगे तो 1 3 2 4 6 डी ऑप्शन में है, करेक्ट आंसर डी हो जा रहा है। इस प्रकार से अगर और कुछ जो आसपास और जैसे पलानी के हिल्स हैं तो उनको भी अगर पूछता है तो वो आप ध्यान रखेंगे कि उनकी लोकेशंस कहाँ पर हैं। जैसे कई सारी और भी आपके हिल्स हैं जो साउथ में इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें 21 में पूछ रहा है धारवाड़ रॉक के बारे में। धारवाड़ चट्टान के विषय में निम्न कथनों पर ध्यान दें, जिसमें पहला कथन बोल रहा है इट इज़ द फर्स्ट मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक, ये प्रथम कायांतरित अवसादी चट्टानें हैं। ठीक है। सेकंड बोल रहा है कोल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट, इसमें कोयले की प्राप्ति होती है इससे, तो नहीं, धारवाड़ रॉक से हमने कई बार देखा है कि उससे आयरन ओर की प्राप्ति होती है, तो सेकंड तो गलत हो जा रहा है। और यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है इट वाज नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये भी गलत हो जा रहा है, ये आंध्र प्रदेश के धारवाड़ जिले के आधार पर नामकरण है। और चौथा बोल रहा है इट इज़ स्प्रेड इन द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया, यह भारत के तटीय क्षेत्रों में विस्तारित है, तो ये भी नहीं है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ऑप्शन दिया हुआ है सत्य कथन पूछ रहा है, फाइंड यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें ऑप्शन दिख रहा है A1, B में 1 2, C में 1 2 3 और D में 1 2 3 4। तो यहाँ पर आप जब इसको सॉल्व कर रहे थे, जब आप इसका स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, तो हम पा लिए थे कि हमने देखा कि सेकंड स्टेटमेंट ही गलत है। तो यहाँ पर थर्ड को पढ़ना, फोर्थ को पढ़ना वैसे इलॉजिकली है, तो स्टेट आपका एक नज़र होना चाहिए कि किस तरीके से ऑप्शंस या फिर जो क्वेश्चंस में पूरा क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आपको बाकी अगर आप स्टेटमेंट नहीं भी पढ़ते है ना आगे के, तो भी आपका काम हो जाता है, अगर आपको एकदम एग्जैक्टली पता है कि धारवाड़ रॉक में कोयला नहीं मिलता। ठीक, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 जिसमें पूछ रहा है विच चैनल इज लोकेटेड बिटवीन नानकॉवरी आइलैंड एंड लिटिल निकोबार, कौन सा चैनल नानकॉवरी द्वीप और लिटिल निकोबार के बीच स्थित है। तो ये अंडमान निकोबार में निकोबार द्वीप समूह में जो हमने उसको वर्गीकृत किया हुआ है उसके बारे में पूछ रहा है। यहाँ पर अब जो कुछ पास या चैनल के नाम है वो पूछ रहा है जो किसके किसके मध्य स्थित है, नानकोरी द्वीप और लिटिल निकोबार के बीच में, है ना। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में डंकन, बी में पांचाल, सी में सोम्ब्रेरो और डी में प्राइस चैनल बोल रहा है। तो यहाँ पर आपका सोम्ब्रेरो चैनल है जो आपका नानकोरी और लिटिल निकोबार के बीच में है। करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, निम्नलिखित में से कौन असत्य है। जैसे पहला बोल रहा है आपको ड्यू टू द रिमूवल ऑफ प्लूटो द टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स इज करेंटली 8, प्लूटो के हटने के कारण वर्तमान में कुल ग्रहों की संख्या 8 है, सही है। सेकंड बोल रहा है कि द सन एंड द 8 प्लैनेट्स टुगेदर आर कॉल्ड द सोलर सिस्टम, सूर्य और 8 ग्रहों को मिलाकर सूर्यमंडल या सौर परिवार कहलाता है, बिल्कुल ठीक है। सी बोल रहा है द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम इज मरकरी, सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य बुध है, ये गलत हो जा रहा है। जो मरकरी है वो सबसे नज़दीकी सदस्य हो जा रहा है ना सौर मंडल का, सौर परिवार का, कि मतलब सूर्य से जो सबसे नज़दीक कौन सा हो जाएगा, मरकरी। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि सबसे बड़ा सदस्य, तो ये आपका गलत हो जा रहा है, हमें गलत ही की पहचान करनी थी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन फिर भी ऑप्शन डी को भी पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है डी, इट टेक्स अबाउट 8 मिनट्स फॉर लाइट फ्रॉम द सन टू रीच द अर्थ, सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है, ये सही है। ठीक है, तो गलत कौन सा हो जा रहा है आपका, ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24, इसमें भी मल्टीपल स्टेटमेंट है। जैसे पहला स्टेटमेंट बोल रहा है द क्लोजर द प्लानट इज टू द सन द हायर इज इट्स टेम्परेचर, द फर्दर अवे द प्लानट इज द लोअर इज इट्स टेम्परेचर। तो ठीक है, जो ग्रह सूर्य से जितना निकट है उसका तापमान उतना अधिक होता है, जो ग्रह जितना दूर है उसका तापमान उतना कम होता है। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट बोले इट टेक्स 2 मिनट फॉर द लाइट ऑफ द मून टू रीच द अर्थ, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 2 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है ऑप्शन में कि पहला सही है, बी ऑप्शन बोल रहा है दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन बोल रहा है दोनों सही और डी बोल रहा है दोनों गलत है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जा रहा है ऑप्शन डी, दोनों गलत है। क्वेश्चंस को एक बार फिर से पढ़िए जिसमें आपको समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ पर आपका मरकरी के बाद जो विनस है टेम्परेचर उसका अधिक होता है। तो इस प्रकार से जो हम स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो ग्रह सूर्य से जितना निकट है उसका तापमान उतना अधिक होता है और जो ग्रह जितना दूर जाता है उसका तापमान कम होते जाता है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है जो कि आपका क्या हो जाता है, विनस। तो मरकरी के बाद जो विनस है, मरकरी का तापमान पाएंगे कि विनस से कम होता है। ठीक है, अगला जो बोल रहा है इट टेक्स 2 मिनट, तो ये भी नहीं है, लगभग इसकी जो
वैल्यू है ये लगभग 1.5 मिनट के आसपास, 1.34 कुछ सेकेंड में, 1 मिनट 3/4 सेकेंड में आपका क्या हो जा रहा है, जनरली लाइट पहुंच रही है मून से अर्थ तक। तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत हो जा रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि प्रश्न एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 जिसमें पूछ रहा है चूज द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अर्थ, जिसमें पृथ्वी के संबंध में सत्य कथन का चुनाव करना है। पहला बोल रहा है कि इन टर्म्स ऑफ साइज द अर्थ रैंक्स फिफ्थ, आकार की दृष्टि से पृथ्वी का 5वां स्थान है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन द अर्थ रैंक्स थर्ड, तो सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का 3रा स्थान है, बिल्कुल हम जानते हैं, पहला मरकरी, दूसरा विनस, तीसरा अर्थ, तो ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है सी द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ इज विनस, तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र है, ये भी सही है। ऑप्शन डी बोल रहा है कि उपरोक्त सभी, तो बिल्कुल हम पा रहे हैं कि चारों जो स्टेटमेंट दिया है वो सही है। करेक्ट आंसर आ जाएगा आपको ऑप्शन डी, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 अरेंज द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इन द करेक्ट ऑर्डर, वायुमंडल की परतों का सही क्रम से लगाना है। तो सही क्रम में जो सबसे पृथ्वी की सतह से सबसे नज़दीक है, जो अर्थ सरफेस से सबसे नियरेस्ट है, सबसे पहले आपको उस लेयर को लेना है। और यहाँ पर आप पाएंगे कि सबसे पहला कौन सा हो जा रहा है आपका ट्रोपोस्फियर 3, राइट। तो 3 आपका 3 ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर से ही इतने इन्फॉर्मेशन से ही चीज़ें आपकी पहला ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। आगे देखिए ट्रोपोस्फियर के बाद होता है स्ट्रेटोस्फियर, 3 के बाद 2, चलिए ये 3 के बाद 2 वाला जो कॉम्बिनेशन और किसी में नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आगे देख लेते हैं, तो सबसे पहले आपका क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद समताप मंडल, फिर उसके बाद आ जाता है आपका मिजोस्फियर 4th, दैट इज मध्यम मंडल, और फिर उसके बाद आता है आपका आयन मंडल, आयनोस्फियर, इसको थर्मोस्फियर भी बोलते हैं, और फिर उसके बाद हो जा रहा है 5th जो सबसे ऊपर हो जा रहा है पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के आधार पर, तो वो हो जा रहा है एक्सोस्फियर, बाह्यमंडल या बहिर्मंडल। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 27 चूज द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग टेम्परेचर, तापमान के संबंध में सत्य कथन का चुनाव करना है, जिसमें पहला बोल रहा है आपको देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, उष्मा और तापमान का प्रत्यक्ष संबंध है। ठीक है, सेकंड बोल रहा है टेम्परेचर इज मेजर्ड इन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तापमान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से में मापा जाता है। ठीक है, इसमें माप सकते हैं अपन। तीसरा बोल रहा है टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, तो अगर आप तापमान देखेंगे तो विषुवत रेखा में अधिक होता है, और विषुवत रेखा से जैसे जैसे आप ध्रुव की तरफ जाते हैं तो तापमान में कमी होती है, घटता जाता है, ये भी ठीक है। और चौथा बोल रहा है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर इज अ थर्मोमीटर, तो ठीक है, ये भी हम जानते हैं कि तापमान मापक यंत्र तापमापी या थर्मोमीटर होता है। तो यहाँ पर आपके चारों स्टेटमेंट सही है, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में, जिसमें पूछ रहा है मीनिंग ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब से तात्पर्य क्या है। ए बोल रहा है सनलाइट द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में उपस्थित सूर्य ताप। बी बोल रहा है टोटल वेट ऑफ द गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में उपस्थित गैसों का कुल भार। सी बोल रहा है द फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑल द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस, वायुमंडल की सभी परतें धरातल पर जो बल लगाती हैं। ठीक है, सी। और डी बोल रहा है नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो जिसमें आप पाएंगे कि जो ऑप्शन सी है कि वायुमंडल की सभी परतें जो धरातल पर जो बल लगा रही हैं उसे हम वायुमंडलीय दाब कह रहे हैं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, जिसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, ये ध्यान रखेंगे कि व्यापारिक पवनों की विशेषता क्या नहीं है। जिसमें आपको पहला बोल रहा है दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, यहाँ पर ये गलत हो जा रहा है। यह हवाएं उप उष्णकटिबंधीय उच्च दाब बेल्ट से उप ध्रुवीय निम्न दाब बेल्ट की ओर चलती है, जो कि गलत है। यहाँ पर गलत ही पूछा था, करेक्ट हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर में। लेकिन देखते हैं आगे क्या क्या और विशेषता है। दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ये सही हो जा रहा है, ये इसकी विशेषताएं हैं। अगला बोल रहा है कि इन दी नदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में ये जो हवाएं हैं व्यापारिक पवनें, ये उत्तर पूर्वी दिशा में चलती हैं, और दक्षिण गोलार्ध में ये दक्षिण पूर्वी दिशा में चलती हैं। ठीक है, तो सी और डी भी सही है, तो यहाँ पर बी सी डी सही है। पहला गलत हो जा रहा है, नॉट कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है कि कौन सा उसका विशेषता नहीं है, जो कि आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हो जा रहा है क्वेश्चन 30, जिसमें पूछ रहा है चूज द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्न में से सत्य कथन का चुनाव करना है। जिसमें पहला बोल रहा है इवापोरेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर, वाष्पीकरण का तापमान से सीधा संबंध है। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड इवापोरेशन, जल की गैस
को का बेसिकली हवा में बदल जाना, वो क्या कहला रहा है आपका प्रक्रिया वाष्पीकरण कहला रही है। सी बोला द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। और डी फोर्थ बोला द कन्वर्जन ऑफ वाटर फ्रॉम गैसियस स्टेट इनटू लिक्विड और सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जल का गैसीय अवस्था से द्रव या ठोस में जो बदलने की प्रक्रिया है उसे सघन हम कह रहे हैं, सघनन कह रहे हैं। तो बिल्कुल ये आपके चारों आपका सही हो जा रहा है यहाँ पर कि ये चारों बिल्कुल वाष्पीकरण, और उसके बाद वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, उसके साथ आर्द्रता क्या होती है और सघनन क्या है, इसी चीज़ को ही बेसिकली परिभाषित कर रहा है। तो यहाँ पर आपके चारों जो स्टेटमेंट दिए हैं, चारों कथन वो सही हैं। इस कारण से करेक्ट आंसर क्या हो जा रहा है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए इस प्रकार से 30 क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी से जो रिलेटेड कुछ ऐसे सेक्शन से लिए गए थे जिससे जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे जो बिल्कुल पूरी ज्योग्राफी को कवर करेगा। तो अब आपका समय भी नज़दीक आ रहा है एग्ज़ाम का, तो आपको अब सारी जो जानकारी है वो होनी चाहिए, और इसलिए जो अब जो फाइनल जो आपके वीडियोज़ दिख रहे हैं आपको, उसमें सारे टॉपिक्स को कवर किया जा रहा है। तैयारी करिए, तब तक के लिए थैंक यू।